दोस्तों, इससे पहले हमारा डिस्कशन इससे पहले लेक्चर पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ था, जिसमें हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था आपसे। मीनिंग के बारे में, मीनिंग ऑफ ग्रेजुइटी के बारे में, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, और कुछ डिफिनेशन पे भी हमारा आपका डिस्कशन हुआ था, जिसमें एम्प्लाई किसे कहते हैं, एम्प्लॉयर किसे कहते हैं, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस किसे कहा जाएगा, फैमिली के बारे में डिस्कशन हुआ था कि इसमें फैमिली एम्प्लाई और इसमें जो लेडी एम्प्लाई हैं, वुमेंस एम्प्लाई हैं, उसमें किसको किसको कवर किया जाएगा। सुपर एनुएशन के बारे में बात हुई थी, कंटिन्यूअस सर्विस के बारे में आपसे बात हुई थी, और सीजनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुई थी कि सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में कौन सी फैक्ट्रियाँ आती हैं। इसके अलावा अब हम आज डिस्कशन जो आपसे करेंगे, एप्लीकेबल ऑन कंपनी या फैक्ट्री, किन कंपनियों पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ईएसआई एक्ट में भी बताया था कि 10 या 10 से अधिक जो एम्प्लाई कार्य कर रहे होते हैं, जिस फैक्ट्री में भी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस संस्था में भी काम कर रहे होंगे, 10 या 10 से अधिक की फिगर जो है किसी भी 12 महीने में, साल में एक बार अगर पहुंच जाती है 10 से ऊपर की फिगर या 10 की फिगर, तो वहाँ पर ये एक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप कि इसमें जो है, जो एम्प्लॉय लिए जाते हैं वे पे रोल पर होना चाहिए, उन्हीं को ही ग्रेजुइटी मिलेगी। अब मसलन मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उसमें 15 एम्प्लॉय कर रहे हैं कार्य, जिसमें 8 एम्प्लॉय साथ पे रोल पर काम कर रहे हैं और 7 एम्प्लॉय बिना पे रोल पर काम कर रहे हैं। तो काम तो 15 एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इस पे ग्रेजुइटी क्यों नहीं मिल रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि 8 एम्प्लॉय इसमें पे रोल पर काम कर रहे हैं। अगर वो पे रोल पर 8 एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पर 10 की फिगर नहीं पूरी हो रही है पेरोल वालों की, इसलिए यहाँ पर ग्रेजुइटी एक्ट नहीं लागू होगा। अगर यही साल भर की में किसी भी दिन ये पेरोल एम्प्लाई 10 या 11 की फिगर पहुँच जाती है, तो वहाँ पर ग्रेजुइटी एक्ट लागू हो जाएगा। अगर ये ग्रेजुइटी एक्ट 1972 एक बार लागू हो गया, तो उसके बाद चाहे पेरोल के कर्मचारी कम भी हो जाएं, 8 हो जाएं, 7 हो जाएं, 2 हो जाएं, और अदर एम्प्लाई जो है उसमें 20 भी हो जाएं और कम भी हो जाएं, मसलन मान लीजिए पेरोल के एम्प्लाई, एक बार अगर ये एक्ट लागू हो गया तो वो फिर लागू हो गया, फिर वो एक्ट हट नहीं सकता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ईएसआई एक्ट में जो ट्रेनिंग करते हैं उन एम्प्लॉय को भी शामिल किया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेजुइटी एक्ट में ट्रेनिंग को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं एम्प्लॉय, जो अप्रेंटिस करने के लिए एम्प्लॉय आते हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते। इसमें केवल हम पे रोल एम्प्लॉय को ही शामिल करते हैं। एक बात ये क्लियर हो गई कि इसमें एम्प्लॉय कौन से शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है, कब एम्प्लॉय एलिजिबल होगा ग्रेजुइटी के लिए, ग्रेजुइटी पाने का हकदार कब होगा। मतलब इसमें 3 बातें हैं। एक तो ऑन हिज सुपर एनुएशन, जो सुपर एनुएशन के बारे में बताया था कि अगर सुपर एनुएशन का टाइम पूरा हो जाता है, जो आपने एग्रीमेंट किया है वो टाइम पूरा हो जाता है, तो उसे ग्रेजुइटी मिलेगी। फॉर द एग्ज़ाम्पल, मसलन मान लीजिए आपने सुपर एनुएशन में आपने 10 साल का एग्रीमेंट किया या 20 साल का एग्रीमेंट किया, 20 साल का एग्रीमेंट कर लिया या 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया, या मसलन मान लिया 8 साल का एग्रीमेंट आपने कर लिया, वो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ। उसके बाद आपको उस फैक्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी
और आप ग्रेच्युटी के हकदार रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था आपसे कि कितने दिन वर्क करना होगा। तो इससे पहले वाले मैं लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूँ कि 365 दिन में कितने दिन कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। 365 दिन में मतलब मान लीजिए बिलो माइंड, जो माइंड के अंदर नीचे काम करते हैं उनके लिए 190 डेज था, और जो 6 दिन से जहाँ पर कम कार्य होता है जिन फैक्ट्रियों में, मतलब 5 डेज वीक का वर्क बहुत सी जगह होता है, गवर्नमेंट संस्थान में होता है 5 दिन खुलते, पता चला सैटरडे संडे बंद रहता है, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि 190 दिन जो है वहाँ पर भी लागू होगा। अदर केसेस में हम साल में 240 दिन इसमें कंपलसरी होता है आने के लिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं कि इनके जो डेज गिने जाते हैं, चाहे वो 190 दिन हो चाहे वो 240 दिन हो, उसमें जाहिर सी बात है 190 दिन में भी होगा तो एम्प्लॉई जाहिर सी बात है बीमार भी होगा, वो सिक भी हो सकता है और डिसेबलमेंट भी हो सकता है उसका, और लेडी एम्प्लॉई है तो उसको मैटरनिटी लीव भी मिलती है। मैटरनिटी लीव में एक इसमें जो हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था, इसको मैं बता दूं, ये ख़ास है पॉइंट, क्योंकि ये मैटरनिटी का जब यहाँ पर आ रहा है लेडीज़ के लिए, तो पहले क्या होता था कि 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी मैटरनिटी लीव की केस में। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, 26 हफ्ते की छुट्टी कर दी है, मतलब 6 महीना। अब वो इसमें जो है 6 महीने की ये जो छुट्टी दी गई है ये भी इसमें शामिल की जाएगी। मतलब ये नहीं है कि मतलब मान लीजिए आपका साल में 240 दिन उसने वर्क किया, तो आपने कहा कि साहब ये जो है 26 हफ्ता तो छुट्टी पे रहे तो आपको उनका ईयर नहीं काउंट होगा, तो ऐसा नहीं है, वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो कहने का मकसद अब यहाँ पर ये पहुँचे कि आपको सुपर एनुवेशन हो जाएगा जब उस पीरियड में उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय उसको सेवानिवृत्त हो जाएगा, तब उसको जो है आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट, और एक्सीडेंट के केस में, डिसेबलमेंट हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, इन 3 केसेस सुपर एनुवेशन, रिटायरमेंट और डेथ और डिसेबलमेंट, ये जो केसेस हैं इस समय अगर ये चीज़ें उसके साथ घटित होती हैं तो कहने का मतलब वो ग्रेच्युटी का हकदार होगा। देखिए ग्रेच्युटी का मकसद ये है, आप ये समझ लीजिए ग्रेच्युटी कब मिलेगी, ये ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब आदमी रिटायर्ड होगा। अब रिटायर्ड होने का मतलब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब है सुपर एनुवेशन के पीरियड में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपको जाहिर सी बात छोड़ना पड़ेगी। जब आप जॉब को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये हो गई एक रिटायरमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में आदमी रहता है तो उसका जाहिर सी बात है कि 60 साल का पीरियड एक फिक्स रहता है, 60 साल 58 साल उसका एक पीरियड फिक्स रहता है। उस फिक्स पीरियड के बाद वो खुद ब खुद रिटायर्ड हो जाता है, उसको पता होता है कि इस समय हमें रिटायर्ड होना है, और रिटायर्ड होने के बाद उसको ग्रेच्युटी मिल जाती है। और दूसरा केस ये है कि इसमें ग्रेच्युटी के लिए जो 5 साल का बाउंडेशन लगा दिया गया है, तो इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि शुरू आखिर के लास्ट ईयर, मतलब मान लिए किसी ने 4 साल 7 महीना वर्क किया, तो जब 4 साल 7 महीना वर्क करेगा तो ये आप यहाँ पे मान के चलिए कि 6 महीने से जब ऊपर हो जाता है तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ग्रेच्युटी में राउंड ऑफ कर लेते हैं। 4 साल वो 7 महीना जो होगा वो 5 साल माना जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये लास्ट ईयर के केस में जोड़ा जाता है। ये नहीं है कि पहले ही साल आपने जो है 2 साल के बाद जो है या 3 साल के बाद, या मतलब मान लीजिए तीसरे साल आपने कहा कि मतलब मान लीजिए कि हम ये 8 महीना काम करेंगे तो उसको जो है साल भर मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब 4 साल 7 महीना
4 साल 8 महीना आपने काम किया, मतलब 4 साल 6 महीने से एक दिन भी ऊपर अगर होता है तो उसको हम 5 साल मानेंगे, और 5 साल मानने के बाद उसका ग्रेच्युटी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 5 साल, और आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो जाएंगे। इसी तरीके मतलब मान लिया आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट आपने 10 साल का किया, या मान लीजिए 20 साल की किया, आपने 19 साल 6 महीना 4 दिन सर्विस किया। अब उसके बाद ये 19 साल जो 4 महीने 19 साल 6 महीना 4 दिन जो आपने सर्विस की है, तो ये क्या होगा 20 साल में मान लिया जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको 20 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी। तो यहाँ पे बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रेजुएटी जो है उसके लिए 5 साल मिनिमम पीरियड ज़रूरी होता है, और मतलब अगर 5 साल नहीं हुए हैं तो वो ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा, वो ग्रेच्युटी के लिए क्लेम नहीं कर सकता, बस एक शर्त छोड़ करके, डेथ या डिसेबलमेंट या एक्सीडेंट के केस में ये लागू नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि इस केस में चाहे आपका 5 साल नहीं भी पूरा हुआ है तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। कहने का मकसद ये कब लागू होगा, ये डिसेबलमेंट और डेथ के केस में। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि फीमेल एम्प्लॉय का मैंने आपको अमेंडमेंट बता ही दिया कि 12 हफ्ते की जगह पर 26 हफ्ता होगा, और इसकी सीलिंग अमाउंट आपको मैं बता दूं, ग्रेच्युटी जो है इस समय जो अमेंडमेंट होकर के चेंज हुआ था, इसकी जो सीलिंग अमाउंट है वो 20 लाख रुपया है। पहले क्या था कि जब पे कमीशन जो है 6 पे कमीशन था उस समय 10 लाख रुपया था। उसके बाद जब 7 पे कमीशन आया तो इस सीलिंग लिमिट को बढ़ा दिया गया और 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी कर दिया गया, और ये 1 जनवरी 2016 में इसको गवर्नमेंट ने लागू किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर ये लागू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरी बात ये हुई कि ये सीलिंग अमाउंट जो है 20 लाख की जो है ये प्राइवेट सेक्टर में कब लागू हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में उस समय तक के 10 लाख ही अमाउंट सीलिंग थी कि 10 लाख तक की ही ग्रेच्युटी मिल सकती है, उससे ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने, प्राइवेट वालों ने भी आवाज़ उठाई कि हमको भी मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है जब वहाँ पे हो रहा है अमेंडमेंट तो इन लोगों ने उठाई, तो इसमें ये डिसीज़न हुआ कि इनको जो ग्रेच्युटी की अमाउंट है वो 20 लाख की सीलिंग लिमिट में 29 मार्च 2018 से प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ये लागू हुआ। मतलब इनका प्राइवेट वालों को, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां चल रही हैं या प्राइवेट फर्म चल रही है या प्राइवेट कंपनी चल रही है या किसी तरीके का प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और वो ग्रेच्युटी एक्ट में आता है, तो वहाँ पर 29 मार्च 2018 से इसमें 20 लाख रुपए की सीलिंग लिमिट बना दी गई है। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसको यूँ मान के चलिए कि ये तो कर दिया, अब कुछ ये तो कवर्ड मतलब ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, जो मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो रही हैं। ये फैक्ट्रियां वो हैं या ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो रही हैं। उसमें सीलिंग लिमिट कितनी, 20 लाख। कुछ क्या होता है कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होती और उनको भी ग्रेच्युटी मिलती है। भाई मैंने ये बताया था कि आपको ग्रेच्युटी के लिए किसी कंपनी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ग्रेच्युटी वो चाहे, अगर कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है, वैसे तो बहुत से एम्प्लॉयर होते हैं कि तरह तरह के एम्प्लॉयर होते हैं कि वो ग्रेच्युटी देने ही नहीं चाहते हैं। कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉई के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, पता चला उनके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लागू भी नहीं हो रहा है एम्प्लॉई के ऊपर, लेकिन वो ग्रेच्युटी दे देते हैं। तो वो क्या होते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते। तो उनके ऊपर सीलिंग लिमिट अब कितनी होगी भाई? 20 लाख तो इनके ऊपर प्राइवेट पे हो गया, सेंट्रल पे हो गया, इनकी डेट भी मैंने आपको बता दी, ये लोग तो खैर निकल गए। चलिए अब वो बेचारे क्या करेंगे जो इस एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं हैं, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत, उनके लिए सीलिंग लिमिट 10 लाख हो गया है।
मतलब उनको 10 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलेगी, उससे ऊपर होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इसका ग्रेजुएटी निकालने के लिए कुछ मतलब कवर्ड ग्रेजुएटी निकालने के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं। ये हम आपको सिंपल सा फार्मूला एक आपको बताए दे रहे हैं कि इसमें जैसे ग्रेजुएटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट ईयर उसने कितनी सैलरी ड्रा की, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15 कर देंगे, अपॉन 26 कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर कर देंगे। मतलब लास्ट मंथ में जो उसको सैलरी मिल रही है उसको ले लेंगे, लास्ट ड्रॉन मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। मतलब मान लीजिए किसी को 26,000 रुपया सैलरी लास्ट मंथ में मिल रही है और उसको ग्रेजुएटी जो है आपको देना है। तो लास्ट ड्रॉन मंथ की सैलरी क्या हुई, लास्ट में जब रिटायर्ड हो रहा है वो व्यक्ति, तो उसकी सैलरी मतलब मान लीजिए वो 19 साल उसने 7 महीना काम किया, तो 19 साल 7 महीने उसने काम किया, तो इसको हम पहले बताया कि राउंड ऑफ कर लेंगे, तो उसको हम पहले 20 साल मान लेंगे। अब उसने लास्ट ड्रॉन सैलरी उसने 26,000 रुपये की, तो 26,000 इंटू 15 और उसने पता चला 10 साल उसने वर्क किया और इंटू 10 कर देंगे, 10 साल उसने वर्क किया तो उसको इंटू 10 कर देंगे। अब क्या होगा, 26,000 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 26, तो इसकी ग्रेजुएटी की अमाउंट निकल आएगी 1 लाख। आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 लाख रुपया निकल आएगी। तो इसको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, 1.5 लाख रुपये मिलेगी। अब कहने का मतलब ये क्या हो गया, कवर्ड अंडर एक्ट 1972, मतलब जो ग्रेजुएटी के अंतर्गत एम्प्लॉई कवर हो रहे हैं या फैक्ट्रियां कवर हो रही हैं, और ये जो है उन फैक्ट्रियों के ऊपर लागू हो रहा हो, उनके लिए ये हम फार्मूला लगा देते हैं। इससे हम ग्रेजुएटी की अमाउंट निकाल लेते हैं, चाहे 20 साल करें। अब इसमें 2 चीज़ें आपको ख़ास रखना पड़ेंगी। देखिए, एक तो इसकी आप याद रखिएगा सीलिंग अमाउंट 20 लाख होगी, मतलब 20 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, इनके ईयर क्या होंगे, राउंड ऑफ कर दिए जाएंगे। बस ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। बटे 26 इसलिए कर देते हैं, देखिए ये 26 क्या है, ये मंथ है। मंथ में 4 संडे निकल गए, 30 में से 4 आपने घटा दिया तो 26 बचा। तो 26 से हम जब डिवाइड कर देंगे 26,000 रुपये को, तो हमें कितनी, 1 दिन की सैलरी मिल जाएगी। 1 दिन की सैलरी मतलब इंटू 15 कर देंगे, क्योंकि साल में हमको ग्रेजुएटी की जो अमाउंट मिलती है, तो साल में 1 महीने की वेतन का 15 दिन का ही वेतन मिलता है ग्रेजुएटी में। तो 15 दिन का जब वेतन निकल आएगा, 10 साल सर्विस किया, 15 दिन का वेतन इंटू 10 कर दिया आपने, तो इस तरीके से उसे 1.5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ कर के हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि नॉट कवर्ड अंडर एक्ट 1972। अब जो 1972 एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आपको मैं फार्मूला बता दूं। फार्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या करते हैं, ग्रेजुएटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी मंथ इंटू 15 कर देंगे, अपॉन 30 कर देंगे, इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। अब वहाँ पे देखिए हुआ क्या था, मंथ में 26 माना गया था डेज, 4 संडे इसमें घटा दिए गए थे। इसमें क्या करते हैं, जो नॉट कवर्ड अंडर एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, वो ग्रेजुएटी उनको दी गई है, तो उसमें हम महीने में 30 डेज ही लेंगे, उसमें 26 दिन हम नहीं लेंगे। उनको 30 से हम डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस का जो है उसमें हम पूरे मानेंगे। जैसे 20 साल 8 महीने हुआ, तो 20 साल 8 महीने को हम 21 साल नहीं मानेंगे, या 19 साल 7 महीने हुआ, 19 साल 7 महीने को हम 20 साल नहीं मानेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 19 साल 7 महीने तो 19 साल मानेंगे। तो कहने के बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस में हम 19 साल रखेंगे, 20 साल 8 महीने हुआ तो उसमें हम 20 साल मानेंगे।
उसमें हम उसको 21 साल नहीं मानेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है और कैलकुलेशन इक्वल है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें एक चीज़ और है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में किसी प्रकार का नुकसान होता है, मतलब आप काम कर रहे हैं और आपका नुकसान हो गया, आपने स्ट्राइक कर दी, जानबूझ करके आपने कोई तोड़ कर दी, तो ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि ये एम्प्लॉयर का राइट है कि वो ग्रेजुएटी के अमाउंट से उसको कवर कर ले। उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वो ग्रेजुएटी के अमाउंट से उतनी अमाउंट काट लेगा। मतलब मान लीजिए आपने सर्विस किया और सर्विस पीरियड में आपने 1 लाख रुपए का उसका लॉस कर दिया, उसकी एसेट्स का नुकसान कर दिया, किसी तरीके का भी नुकसान कर दिया। उसने आपको मकान किराए पे दिया था और उसको मकान आपको फ्री में रहने के लिए दिया था और पता चला उसका, या किराए पे दिया था, आपका सर्वेंट क्वार्टर था, जो भी था, जिस तरीके से भी दिया, चाहे उसका रेंट ले रहा था, या अब आपने उसको डैमेज कर दिया। पता चला उसके दरवाजे उठा करके आपने बेच दिए, खिड़कियाँ उठा करके बेच दिया, और पता चला उसमें पंखे लगे हुए थे, वो आपने निकाल के बेच दिए। आप क्वार्टर में जो है आपने सब तोड़ फोड़ कर करके उसको कबाड़ कर दिया, तो वो उस अमाउंट को काट लेगा, तब आपको ग्रेजुएटी का भुगतान करेगा। ये एम्प्लॉयर का इसमें राइट है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और है, अगर आप याद रखिएगा एम्प्लॉयर क्वार्टर के केस में, तो इसके ऊपर केस भी हो चुका है और केस ये फेवर में गया था एम्प्लॉय के कि आप जो है, मतलब एम्प्लॉयर के फेवर में गया था कि इसमें अमाउंट काट करके और इसको आप भुगतान करें। लेकिन अगर उसने मतलब मान लीजिए आपको ज़मीन दी रहने के लिए, आपने उसके ऊपर क्वार्टर बना लिया और क्वार्टर बनाने के बाद अब आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, आप रिटायर्ड हो गए, या मतलब मान लीजिए जो आपने एग्रीमेंट किया था वो आपका पूरा हो गया, सुपर एनिमेशन पीरियड हो गया, और या फॉर द एग्ज़ाम्पल आपकी डेथ हो गई और आप उसको मतलब मान लीजिए खाली नहीं कर रहे हैं। मतलब उसने ज़मीन दी है, आपको क्वार्टर बना के नहीं दिया है, उसने ज़मीन दी रहने के लिए, और आपके साथ ये हुआ कि आप उसको खाली नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो आपको ग्रेजुएटी रोक नहीं सकता है। वो एक केस ज़मीन नहीं खाली करने का वो अलग चलेगा, उसको वो डिसाइड जो है कोर्ट करेगी। कहने का मतलब ग्रेजुएटी रोकने का अधिकार एम्प्लॉयर को नहीं है। और मतलब इसमें क्या है कि अब ग्रेजुएटी का मतलब मान लीजिए भुगतान जो करना है, अब भुगतान तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि भाई भुगतान किसको किसको कर सकता है। ग्रेजुएटी का टाइम तो पूरा हो गया, मतलब मान लीजिए वो रिटायर्ड हो गया या डिसेबलमेंट हो गया, भाई 3 कंडीशन मैंने बता दी। अगर तीनों कंडीशनों में कोई भी हो गया, या सुपर एनिमेशन हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, या उसकी डेथ केस हो गया, तो अगर मसलन मान लीजिए रिटायरमेंट अगर उसका हो गया, तो ये ग्रेजुएटी एम्प्लॉयर किसको देगा? भाई एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्प्लॉय ज़िंदा है। अगर मसलन मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है कि डेथ हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो फैमिली मेम्बर है या जिसको उसने नॉमिनी कर दिया हो, नॉमिनी के केस में आप 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन देंगे और तुरंत आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। कि नॉमिनी मसलन ये होता है, एक वसीयत हो जाती है कि उसने विल कर दी है, वसीयत कर दी है, विल हो जाने के बाद उसको एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है कि जाहिर सी बात है वसीयतनामा है, वसीयतनामा दिया और आपको उसने ग्रेजुएटी दे दी। लेकिन अगर मसला मान लीजिए ये चीज़ नहीं है, तो फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसका हकदार कौन है। अब उसमें हकदार के लिए ये मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉई मसलन मान लीजिए अगर है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो डिपेंडेंट लोग होंगे वही उसके हकदार होंगे। अब एम्प्लॉई पर डिपेंडेंट जैसे अगर पुरुष है, जेंट्स है, तो उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट उसके फादर मदर होंगे, उसकी मिसेज़ होंगी, और मिसेज़ के भी फादर मदर उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर वो उनका मतलब कोई सहारा नहीं है, तो उनके सास ससुर भी इसमें लिए जाएंगे और उसका लड़का लिया जाएगा। फॉर द एग्ज़ाम्पल उसका लड़के की मैंने बताया था डेथ हो गई, तो लड़के की डेथ के केस में
मतलब एम्प्लॉई है, उसका लड़का है और लड़के की डेथ हो गई, तो उसकी जो बहू होगी उसको ले लिया जाएगा और बहू के बच्चे उसके हकदार होंगे। लेकिन अगर यही लड़की का केस है, तो अगर उसके मतलब मान लिए एक बेटा एक बेटी है, बेटी के केस में बेटी तो हकदार होगी, लेकिन उसका हस्बैंड और उसके बच्चे इसके हकदार नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर स्त्री महिला है, वुमेन है, वो एम्प्लॉई है, तो उसमें भी आप याद रखिएगा कि उसमें उसके हस्बैंड के फादर मदर भी कवर होंगे, उसके फादर मदर कवर होंगे अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उसके बच्चे कवर होंगे, और बच्चों के साथ भी यही कंडीशन लागू होगी। अब इसमें एक केस बनता है कि मतलब मान लीजिए कि उसने जो है जिस समय एम्प्लॉई को नौकरी मिली उस समय उसकी पता चला शादी नहीं हुई। अब उस समय क्या करेगा, उसकी फैमिली तो है नहीं, तो उसके मतलब फैमिली तो है, फादर मदर हैं, उसकी बीवी नहीं है। तो कहने का मतलब जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसको एक नॉमिनी का फॉर्म आता है, उसमें वो बढ़ा लेगा। और अगर वो इसमें अगर एडॉप्ट कर लेता है, किसी बच्चे को गोद ले लेता है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर उसके बच्चे को कोई एडॉप्ट कर लेता है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई कि उसके ऊपर जब क्लेम करने की बारी आएगी, एम्प्लॉय की डेथ जब हो जाती तो इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती है। अगर एम्प्लॉय ज़िंदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही वो जाएगा सीधा सीधा ले लेगा। और रिटायरमेंट अगर हो गया और वो जीवित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने जो है नॉमिनी बना गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मकसद, अब इसमें एक ये आता है क्वेश्चन उठ करके कि इसकी जो अमाउंट है, मतलब मान लीजिए फैक्ट्री में, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई संस्था चल रही है और वहाँ पर ये आपका 1972 ग्रेचुइटी एक्ट लागू है, तो वहाँ पर एक अमाउंट अच्छी खासी होती है जिसको एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर ने के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो उसको ग्रेचुइटी अगर पाने का हकदार एम्प्लॉय है तो उसको देना ही पड़ेगा, वो जा नहीं सकता, मतलब उसके हक को मान नहीं सकता। तो उसके लिए एक इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया गया है। वो इंश्योरेंस एम्प्लॉय का नहीं होता है, ये याद रखिएगा, वो एम्प्लॉयर की खुद की लायबिलिटी का होता है। उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं कि मतलब मान लीजिए अब 10 एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए और 10 एम्प्लॉय की ग्रेजुएटी फॉर द एग्जांपल मतलब मान लिया 80 लाख रुपए बनी, पता चला उसके पास 80 लाख रुपया नहीं है, तो वो कौन देगा? तो उसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर एक कंपलसरी कर दिया गया है कि वो इंश्योरेंस करा ले। किसका? एम्प्लॉय का नहीं, यह याद रखिएगा। एम्प्लॉयर अपनी लायबिलिटी का इंश्योरेंस करा लेता है, जिससे एम्प्लॉय को टाइम से 1 महीने के अंदर ग्रेजुएटी मिल जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी होता क्या है कि एम्प्लॉयर कहता है कि हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, तो उसकी कंडीशन है ठीक है आप ना कराइए। उसके लिए एक और नियम बना दिया है सरकार ने कि ठीक है आप नहीं कराना चाहते, कोई बात ही नहीं है, आप ना कराइए। अब कहने का मतलब जितने एम्प्लॉय हैं उनकी आप अमाउंट निकाल करके आप किनारे रख दीजिए कि ये ग्रेचुइटी की अमाउंट है, आप मत कराइए। और या मतलब 500 से अधिक वहाँ पर कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, 500 से अधिक अगर एम्प्लॉई वहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि एम्प्लॉई मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में एम्प्लॉयर जो है फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत है। वो एम्प्लॉई को किसी भी समय जब भी वो रिटायरमेंट की कंडीशन पूरा कर रहा है, 5 साल हो गए या मतलब मान ली उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया, सुपर एन्युएशन पीरियड पूरा हो गया जो उसने एग्रीमेंट किया, या रिटायरमेंट हो गया, तो वो दे देगा। मतलब 500 से अधिक उसकी संस्था में काम कर रहे हो तो ये मान लिया जाता है कि वो जो है मतलब फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आपसे हो गई हैं, और जाहिर सी बात है और कोई ख़ास चीज़ तो इसमें है नहीं। ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में अगर कुछ होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, बाकी आप इसको पढ़िए, और अगर कोई मसला मान लीजिए प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप पूछिए। चलिए यहीं पे इसको हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है किसी तरीके का तो आप मुझसे क्वेश्चन
व्हाट्सएप पे भेजिए या किसी भी तरीके से क्लास में पूछ लीजिएगा।